हम फॉर एग्जांपल शिप रॉकेट जैसी कंपनी आपका प्रोडक्ट सीधा ले जाकर यूएस में एज अ कंट्री स्टोर कर सकती है। तो मोस्ट सेलर्स बोलते हैं या तो हम रिटर्न्स नहीं लेंगे, या जब वो रिटर्न्स आते हैं तो वो उसको डेस्टिनेशन पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि वापस लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एक रियल इम्पैक्ट लाती है हमारी ज़िंदगी में, पर जो नई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे साइन हुई हैं और जो साइन हो रही हैं, उनको इफेक्ट में आने में थोड़ा टाइम लगता है। हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और दोस्तों, आज हम एक ऐसे बदलाव के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारत के बिजनेस को दुनिया भर में पहचान दिला दी। वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चादर होती है। लेकिन इस कहावत का समय अब बदल गया है। अब तो पैर फैलाइए, पंख लगाइए और इंडिया के ब्रांड्स अब दुनिया भर में ग्लोबली पहुंच रहे हैं। और ये सब संभव 2000 लगातार हमने देखा कि बीते कुछ वर्षों में इंडिया के अंदर ब्रांड्स बन रहे थे, एक बड़ी मार्केट। लेकिन इंडिया के ब्रांड्स बाहर कैसे पहुंचे? सरहद को पार करके 7 समंदर पार भी तो बिजनेस पहुंचाना है। और इस सवाल का जवाब अक्षय कुलाटी जी ने ढूंढा। शिप रॉकेट कि कैसे शिपिंग को रॉकेट लगा दीजिए और भारत से पार अपने बिजनेस को पहुंचा दीजिए। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आदर्श जी। आप सीईओ हैं शिप रॉकेट एक्स के, और इसके अलावा आप को फाउंडर हैं शिप रॉकेट के, एक कंपनी की शुरुआत जिसने इंडिया के बिजनेस को दुनिया भर में पहुंचा दिया। किसने सोचा था कि आज दिल्ली का लड़का कुछ बनाएगा, अपना बिजनेस करेगा, तो वो आप अमेरिका में अपना बिजनेस बेच सकेंगे, अपना सामान पहुंचा सकेंगे। ये सब कुछ आपने संभव करके दिखाया। लेकिन आपके मन में ये कैसे आइडिया आया कि हमें इस दिशा में कदम उठाना चाहिए? कैसे शिप रॉकेट की शुरुआत हुई कि अब वो वक्त आ गया है जब दुनिया भर में भारत की एक पहचान होनी चाहिए, यहां के ब्रांड्स मेड इन इंडिया से मेड फॉर द वर्ल्ड होना चाहिए? नहीं, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। आज की डेट पे हिंदुस्तान के ब्रांड्स कहीं भी दुनिया में बिक सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है कि यहाँ के ब्रांड्स पूरे दुनिया में सराहनीय होते हैं। मैं जब वापस इंडिया आया 2016 में, मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैंने दुनिया में देखा था। मैं अमेज़ॉन में काम करता था लंदन में, और वहाँ मैं एक पैन यूरोप FBA नाम के प्रोडक्ट में काम करता था। तो हम दुनिया के ब्रांड्स लेके उनको यूरोप में बेचते थे। तो और ज़्यादातर ये ब्रांड्स डोमिनेट होते थे चाइना से। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि चाइना के इतने सारे ब्रांड्स पूरे यूरोप में बिकते हैं, मगर इंडिया के मैं बहुत कम ब्रांड्स दिखता था जो यूरोप में बिक पाते थे। तो मैं इंडिया आना चाहता था और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता था जहां इंडिया के ब्रांड्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले। तो जब मैं वापस आया 2016 में, मैं अपने को फाउंडर्स गौतम साहिल और विशेष से मिला। उस टाइम पे वो एक कंपनी चला रहे थे, कार्ट रॉकेट, जो इंडियन ब्रांड्स के लिए वेबसाइट बनाते थे, और बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी थी, बहुत सारी वेबसाइट्स चलाते थे। बट उनसे जब हम मिले, हमने ये पूरा एक क्राफ्टली करके कॉन्सेप्ट था जो इंडिया के छोटे सेलर को पहले इंडिया में बिकवाना और फिर बाहर में एक प्लेटफॉर्म देने की हमने एक आइडिया सोचा था। और बहुत जल्दी उस आइडिया पे काम करते करते 2017 में हमने शिप रॉकेट बनाया। एंड हमारे लिए आई वुड से टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आपने बोला, शायद पैर उतनी फैलानी चाहिए जितनी चादर होती है, पहले ये कहावत थी। तो हमने जब शुरू किया, हमारा गोल बाय द वे ग्लोबल का था ही नहीं। हमारा गोल था कि इंडियन ब्रांड्स को भारत में ही कितना हम सक्सेसफुली सेल करवा पाएँ। छोटे ब्रांड्स जो थे, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म में देखते हो, तो छोटे ब्रांड्स को वहाँ ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं मिलती। तो क्योंकि जो ज़्यादा बेचते हैं सामान, उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, उनको विजिबिलिटी बढ़ती जाती है। मगर एक जो छोटा ब्रांड है, कहीं भी इंडिया में कहीं से भी ब्रांड हो, वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। तो उनको अपना D2C प्लेटफॉर्म क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इंडिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो छोटे ब्रांड्स के लिए D2C को आसान और संभव कर रही थी। उस मकसद से मैं इंडिया आया था 2016 में, अपने को फाउंडर्स से मिला, और 2017 में हमने शिप रॉकेट शुरू की। और जब से शिप रॉकेट की शुरुआत हुई है, भारत के बिजनेस को भी रॉकेट लग गया है। क्योंकि D2C बिजनेस के मामले में लोग लोकल सेलिंग तो हो रही थी, लेकिन उसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाकर उस तरीके से सेलिंग करना, वो अप्रोच कैसे बदला? आपने कैसे इन सभी चीज़ों को देखा, और फिर ये अप्रोच कैसे इंडियन मार्केट में ई-कॉमर्स बूम हो गया? और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न शिप रॉकेट रहा। नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक बड़ा रीज़न शिप रॉकेट रहा, और एक बड़ा रीज़न जो इंडिया की बदलती गति है। आप सोचिए 2010 में जो बहुत बड़े चेंजेस आए, एक सबसे बड़ा चेंज आया ब्रॉडबैंड।
क्योंकि इंडिया के हर कोने पे ब्रॉडबैंड और स्मार्टफोन, ये दो चेंजेस आए जो लोग शॉपिंग ऑनलाइन कर पाए। और आज भी ये हो रहा है, ये नहीं है कि ये हो गया है। आज अगर आप देखिए, हम जो भारत कॉमर्स की बात करते हैं, अभी भी वो एक बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है। अभी बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ना है, क्योंकि जो छोटे शहर हैं, छोटे टाउन्स हैं, वहाँ से अभी भी लोग ऑनलाइन कभी पहली दूसरी बार ऑनलाइन कुछ खरीद रहे होते हैं। मगर जैसे टिकट खरीदना, IRCTC से रेलवे टिकट खरीदना, भारतीय लोगों को ऑनलाइन खरीदने की आदत हो गई है। क्योंकि अगर आपको ट्रेन की टिकट भी बुक करनी है, IRCTC से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। एग्जैक्टली उनको ट्रस्ट आ गया है कि अगर हम ऑनलाइन कुछ करेंगे, ये नहीं है कि हमारे बैंक से कोई पैसे लूट लेगा। जो सबसे बड़ा एक माइंडसेट चेंज होता है, ये 2010 के बाद हमने देखा। IRCTC, मेक माई ट्रिप, ऑल प्लेटफॉर्म्स जो ट्रैवल के थे, उन्होंने सबसे पहले ये माइंडसेट बदला, क्योंकि ट्रैवल तो सब भारतीय करते ही हैं, चाहे वो बस में हो, ट्रेन में हो या प्लेन में हो। एंड फिर ब्रॉडबैंड आया, स्मार्टफोन्स आए, एंड इवेंचुअली लोगों ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से खरीदना शुरू किया। जब उन्होंने वहाँ से खरीदना शुरू किया, उनको ट्रस्ट बना। और फाइनली उन्होंने बोला कि अगर हम ऐसे बड़े मार्केट प्लेसेस से खरीद सकते हैं, हम वही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो वही सेलर अपने D2C प्लेटफॉर्म में शायद सस्ता बेच रहा है, सस्ता भी नहीं, बट एक अगर सस्ता नहीं है तो एक रिलेशन है और वो लॉयल्टी हम बना सकते हैं, तो हम डायरेक्टली क्यों नहीं खरीद सकते, क्योंकि ट्रस्ट हम कर सकते हैं। अब मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ किया, वो प्रोडक्ट मुझे पसंद आया, सेलर का भी उसमें फ़ायदा है अगर मैं उनसे खरीदूँ, और कस्टमर का भी फ़ायदा है, क्योंकि मेरी एक लॉयल्टी बढ़ते जाती है, मुझे ऑफर्स मिलते जाते हैं, कभी 10%, कभी 20%, कभी पॉइंट्स, तो दोनों का ही फ़ायदा है इसमें। और D2C एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ विन विन जो हम बोलते हैं ना, सेलर के लिए कस्टमर उसका हो जाता है, वर्सेस जब आप एक मार्केट प्लेस में बेचते हो तो कस्टमर आपका नहीं है, कस्टमर मार्केट प्लेस का है। जब आपका प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में जाता है, वो वैसे 10-20 और प्रोडक्ट्स उसके आसपास दिखाए जाते हैं और उसके साथ compete करना पड़ता है। और ये सेम चीज़ इंटरनेशनल सेलिंग में भी लागू होती है। मार्केट प्लेसेस, बड़े मार्केट प्लेसेस बहुत अच्छा है आपके पहले कस्टमर्स दिलाने में, मगर आपको अगर अपना धंधा अच्छी तरीके से स्केल करना है, प्रॉफिटेबली स्केल करना है, आपको कस्टमर एक्वायर तो खुद करना पड़ेगा। एग्जैक्टली और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को देखिए ज़रूर, क्योंकि आपको ये समझ आएगा कि एक ब्रांड को ग्लोबली कैसे बनाया जाता है। और उसमें अगर आप कोई सामान अभी तक सिर्फ नोएडा से दिल्ली ही बेच रहे हैं, तो वक्त आ गया है कि उसे नोएडा से आप यूरोप भी पहुंचा दीजिए, और उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर टाइम ये देखने को मिला इतने लंबे टाइम से कि ब्रांड्स अपनी डोमेस्टिक फुलफिलमेंट ही करते रहे, कि कैसे 2 राज्यों के बीच में या फिर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में सामान बेचा जाए। फिर विदेशों में बेचने वाला, पहले लोग सोचते थे कि ठीक है, हो गया तो हो गया किसी का, लेकिन अब ये ज़रूरी क्यों बन गया है? और आपको क्यों लगता है कि आज की डेट में ये ज़रूरी है कि इंडियन ब्रांड्स को पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए? देखिए, हम जब किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है, अगर आप स्टॉक मार्केट की भी बात करते हैं, तो जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो किसी भी चैनल पे लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, कि एक स्टॉक में सारा पैसा मत डाल दीजिए, क्योंकि आपका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो ऑनलाइन सेलिंग भी बहुत सिमिलर चीज़ है, ठीक है। 100% कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनका डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा होता है और आपको डोमेस्टिक पे फोकस करना चाहिए, और एक टाइम के बाद ही आपको उन ब्रांड्स को इंटरनेशनल ले जाना चाहिए। बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत बड़ा मार्केट और शायद ज़्यादा प्रॉफिटेबल मार्केट इंडिया से बाहर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक प्रोडक्ट होता है कॉपर बॉटल। जैसे मैं भी रोज़ कॉपर की बॉटल में रात को पानी रख के पानी पीता हूँ, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट इंडिया में अगर आप ऑनलाइन बेचेंगे तो कहीं मतलब 600 से 700 रुपये तक आपको वो प्रोडक्ट एक मीडियम क्वालिटी का मिल जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली कॉपर का वेट होता है, या 1000-1500 का आपको एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाता है। वही प्रोडक्ट अगर आप बाहर बेचेंगे तो आपको $40 से $70 के बीच में उसकी प्राइस दिखती है। चलो, एक कॉस्ट होता है, मैं मानता हूँ, प्रोडक्ट को यहाँ से बाहर भेजना, एक मार्केटिंग कॉस्ट भी होती है बाहर कस्टमर एक्वायर करने की, बट एक जो आपका बिजनेस में जो प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है ऐसे प्रोडक्ट को बाहर बेचने से, वो आपके बिजनेस का पूरा रुख बदल देता है। और ये नहीं है कि कॉपर बॉटल फॉर एग्जाम्पल का इंडिया में मार्केट नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है, कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। कॉम्पिटिशन इन प्रोडक्ट्स के लिए बाहर कम है। आप यूरोप जैसे मार्केट्स देखिए, अमेरिका जैसे मार्केट्स देखिए, इन प्रोडक्ट्स को बेचने वाले लोग, अब ये कैटेगरी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कैटेगरी काफ़ी पॉपुलर हो गई है, काफ़ी लोग बेच रहे हैं। मगर जिन लोगों ने 4-5 साल पहले कैटेगरी शुरू की थी और बेचना शुरू किया था, उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया है। सो देयर आर सर्टेन ब्रांड्स और सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका एक क्रॉस बॉर्डर, जो हम बोलते हैं इंडिया से बाहर, डिमांड,
प्रॉफिट और बिजनेस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। हाँ। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, मैं तो खुद यूज़र हूँ और बिलीव करता हूँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में इंडिया का हक है जीतने का, क्योंकि हमारा ही इट क्रिएट इंडिया से हुआ है। अब आप इंडिया में देखोगे तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के नाम के पे बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, मगर मार्केट बहुत क्लटर्ड है। हाँ। और आप जैसे जाओगे अमेरिका में या यूरोप में, जो ज़्यादातर मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो वेस्टर्न ब्रांड्स के बिक रहे हैं जो इंडिया से सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। तो क्या रोक रहा है एक इंडियन ब्रांड को जाके ये प्रोडक्ट वहाँ बेचने में? पहले जो चीज़ हमें रोकती थी कि चलो पैकेजिंग जो जैसी चाहिए वो शायद जो वेस्टर्न कंज्यूमर को पसंद आती है कि किस टाइप की बॉटल होनी चाहिए, किस टाइप का केस होना चाहिए, वो उनको हम यहाँ बना नहीं सकते या शायद हमारे पास नॉलेज नहीं है। ये सब कुछ बदल गया है। आज की डेट पे आप किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर में जाइए, जो इंडिया के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो D2C प्रोडक्ट्स खासकर जो हम बात करते हैं, वो किसी भी दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट के मुकाबले होते हैं। अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है, अच्छे से उनकी स्मेल वगैरह सब कुछ एक वेस्टर्न या मॉडर्न कंज्यूमर आई वुड से कि टेस्ट के हिसाब से होता है। तो बहुत कुछ बदल गया है जो आज की डेट पे इंडिया के ब्रांड्स और इंडिया के प्रोडक्ट्स को हम ग्लोबली बेच सकते हैं। तो दिस इज मैं समझता हूँ कि ये सही टाइम है। जो हम क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स बहुत सालों से बात कर रहे थे, B2B में तो इंडिया का छाप है ही। गारमेंट एक्सपोर्ट्स आप देखिए, किसी भी स्टोर में जाइए बाहर, बहुत सारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, मगर उस पर नाम हमारा नहीं होता। नाम कभी रैल्फ लॉरेन का होगा, लिज क्लेबॉर्न का होगा, एक विदेशी ब्रांड होगा। तो पहचान हमारी मेड इन इंडिया की एक छोटे से लेवल में नीचे आती है। जब हम अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो वो मेड इन इंडिया की पहचान एकदम ऊपर चली जाती है। एंड इसके लिए एक छोटे तरीके से, खास ज़्यादातर सारे ब्रांड्स ये काम एक छोटे तरीके से शुरू कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए एक इंडियन ब्रांड या एक इंडियन प्रोडक्ट को बाहर बेचने के लिए। जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक भ्रम है कि एक इंडिया के प्रोडक्ट को बाहर बेचने बहुत महंगा है, एक बिजनेस शुरू करना बहुत महंगा होता है। ये एक्चुअली सच नहीं है। हाँ जी, अगर आपको बाहर स्केल करना है अपना बिजनेस तो उसके लिए पैसा लगता है, मगर वो सेम चीज़ D2C ई कॉमर्स के लिए इंडिया में भी किसी भी बिजनेस के लिए ट्रू है कि अगर आपको बिजनेस स्केल करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। मगर शुरुआत करना 10 साल पहले शायद बहुत महंगा होता था इंडिया का प्रोडक्ट बाहर बेचना, आज ये बहुत आसान हो गया है। शिप रॉकेट और अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया में खासकर देखते हैं कि प्रोडक्ट्स चाहिए हमें बाहर बेचने के लिए। eBay जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो खासकर छोटे सेलर्स पे फोकस करते हैं। एंड देयर आर सेक्टर्स हैं जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की आप बात करो, आयुर्वेदा के, जो इंडिया के सेलर्स पूरी धूम मचा रहे हैं ग्लोबली। एंड अब उसका वो टाइम आ गया है कि हमें इसका फ़ायदा उठाना है और अलग अलग सेक्टर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को हमें पहुँचाना है। एग्जैक्टली लेकिन आपने कही एक बात कि सही समय है, तो वो कहा जाता है ना, यही समय है, सही समय है। और लेकिन आज भी इंडियन मार्केट में बहुत सारे फाउंडर्स को ये लगता है कि भैया पहले धीरे से ही कर लेते हैं, अभी ग्लोबली क्यों सोचना है हमें। तो उन फाउंडर्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको अर्ली स्टेज में ही पूरी दुनिया में कैसे अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है उसके बारे में सोचना चाहिए, और वो भी तब जब इंडियन मार्केट सैचुरेट हो रही है और आपको जो वैल्यू मिलनी है विदेशों में वो वैल्यू और ज्यादा मिल सकती है। तो आप क्यों मानते हैं कि इंडियन ब्रांड्स को अर्ली स्टेज से ही सोचना चाहिए पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए? आदर्श जी, मुझे लगता है कि इंडियन ब्रांड्स को ज़रूर सोचना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर्स को अपना ब्रांड ग्लोबली ले जाना चाहिए। क्योंकि एक ना पैसा एक चीज़ होती है, एक डिस्ट्रैक्शन भी होती है। तो आई थिंक बहुत अर्ली स्टेज पे होता है कि फाउंडर डिसाइड कर लेना चाहिए कि उनके दिमाग में प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी सबसे पहले है कि ब्रांड हमें इंडिया में स्केल करना है, उसके बाद ले जाना है। कि प्रायोरिटी है कि मुझे शुरुआत से ही एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है। बिकॉज दोनों आप शायद बहुत सारी चीज़ें अलग नहीं करेंगे, मगर आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है। और ये चीज़ डिसाइड करने के लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। आप जब अपना प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करते हो, आपको अपने प्रोडक्ट का एक टारगेट मार्केट समझ आ जाता है कि किसको आपको ये प्रोडक्ट बेचना है। आपको अपनी कंपटीशन पता होती है, ये जो कैटेगरी है ये इंडिया में कितनी कंपेटिटिव है, प्राइस पॉइंट्स क्या हैं, कितना आप मुनाफा इस कैटेगरी से कमा सकते हो। एंड आई थिंक उस अर्ली स्टेज पे ही एक फाउंडर को समझ लेना चाहिए कि क्या वो अपने ब्रांड को इंडिया में स्केल कर पाएंगे या उनको विदेश में अलग अलग देशों में जाके ये ब्रांड बनाना चाहिए।
फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे हम एक सिंपल शैम्पू की बात करते हैं। कुछ बहुत सारे शैम्पूज हैं मार्केट में, आप जाओगे अमेजोन में शैम्पू सर्च करोगे, कम से कम 600-700 ऑप्शन तो मिल ही जाते हैं। आप दुकान में जाओगे मिल जाते हैं। बट कुछ शैम्पूज ऐसे ब्रांड्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जो एक शैम्पू एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बनाते हैं। जैसे आपने कलर से अपने बाल डाई किए हैं, आपके कर्ली बाल हैं, आपके जैसे मेरे तरह के सफ़ेद बाल हैं, तो वो एक मास मार्केट प्रोडक्ट नहीं होता, वो एक नीश प्रोडक्ट होता है। इंडिया में वो प्रोडक्ट्स एक सर्टेन लेवल तक स्केल करते हैं, मगर उसका जो अगर आप वो नीश मार्केट लो और एक ग्लोबल ऑडियंस डाल दो, तो जैसे कर्ली हेयर की एग्जांपल लेते हैं, राइट। एक ब्रांड है अराटा करके, वो शुरू ही कर्ली हेयर के लिए हुआ था, राइट। अब कर्ली हेयर की पॉपुलेशन इंडिया में एक सर्टेन लेवल की है, बट जब आप वो पॉपुलेशन ग्लोबल ले जाते हो, तो वो ग्लोबल पॉपुलेशन आपका मार्केट 10-20 का 100 गुना हो जाता है। सही बात है। तो ऐसे ब्रांड्स के लिए, और ये ब्रांड्स बनते ही ऐसे हैं, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ ऐसा बना होता है कि ये ग्लोबल ऑडियंस को अपील कर पाए। तो ऐसे ब्रांड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वे इनिशियल स्टेज से ही ग्लोबल मार्केट देखना शुरू कर दें, क्योंकि इंडिया में उनकी मार्केट ज़्यादा जल्दी सैचुरेट हो जाती है। वेरएज जो मास मार्केट ब्रांड्स हैं, जहाँ इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे अनियन शैम्पू ले लीजिए, मैं शैम्पू की बात करता हूँ, इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है उसके लिए। अगर आपको वो ब्रांड आज विदेश में ले जाना है, या 3 साल बाद ले जाना है, या 5 साल बाद ले जाना है, शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक फाउंडर को इनिशियल स्टेज पे बहुत क्लैरिटी चाहिए कि वो ब्रांड वो अपना प्रोडक्ट जो है वो किसके लिए बना रहा है। एंड विदेश या ग्लोबल सेलिंग ना, मुझे नहीं लगता इसका कोई प्रेशर है कि अभी करना है, बाद में करना है। ना ही मुझे लगता है कि इसमें कोई अलग सी प्रेस्टीज है कि हाँ, मुझे बाय द वे बहुत प्राइड फील होता है जब मैं विदेश जाता हूँ। ऑनलाइन तो इंडियन प्रोडक्ट्स दिखते हैं, मगर जब मैं एक स्टोर में जाके एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट और एक इंडियन ब्रांड को देखता हूँ, मेरा मतलब बहुत प्राउड होता हूँ मैं। जैसे हिमालय एक ऐसा ब्रांड है जिन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, आपको उनका प्रोडक्ट दिखता है, फार्मेसी में दिखेगा, डिपार्टमेंट स्टोर में दिखेगा, एंड इट इज़ अ ट्रू इंडियन प्रोडक्ट। मुझे बहुत, आई फील अ सेंस ऑफ प्राइड, बट उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है उस बिजनेस के लिए। सो इवेंचुअली ग्लोबल सेलिंग, मुझे लगता है कि हर एक बड़े इंडियन ब्रांड के लिए या छोटे इंडियन ब्रांड के लिए एक इवेंचुअलिटी हो जाएगी, मगर कब करना है वो एक फाउंडर के ऊपर होता है। कोई प्रेशर किसी फाउंडर को फील नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में भारत के प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे फ्रेट की बात हो, या फिर वहाँ के रेगुलेशन की बात हो, करेंसी का रिस्क रहता है। इन सब चैलेंजेस को फिर एक फाउंडर को जब वो प्लान कर रहा हो कि भैया हमें अपने बिजनेस को विदेशों में लेकर जाना है, तो इन चैलेंजेस के बारे में उसे क्या सोचना चाहिए, किस तरीके से इन सब से निपटने के लिए, और शिप रॉकेट इसमें कैसे मदद करता है किसी भी फाउंडर को अगर वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो? नहीं आदर्श जी, आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में रेज़ किया है, क्योंकि ये ग्लोबल सेलिंग के साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो हम कभी सोचते भी नहीं हैं जब हम भारत में बिज़नेस करते हैं। मैं शिप रॉकेट एक्स, जो हमारा क्रॉस बॉर्डर बिज़नेस है, खुद 3 साल से चला रहा हूँ, और हर साल लगता है कि ये नई क्या प्रॉब्लम आ गई। पहले रेड सी क्राइसिस आया, सब फ्रेट मिल नहीं रहा था बाहर ले जाने के लिए, क्योंकि शिपिंग रूट्स लंबे हो गए थे, फ्रेट महंगा हो गया था। उसके बाद आजकल इतने जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट, जैसे आप बोल रहे हैं, बहुत फ्लक्चुएट करता है। सो ये सारी चीज़ें जब हम सोचते हैं, तो आई थिंक एज अ फाउंडर सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने बिजनेस में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड करना चाहिए। उसका ये मतलब है कि हमें, जब हम अपने मार्जिन्स प्लान करते हैं विदेश बेचने के लिए, हमें क्लैरिटी इतनी होनी चाहिए कि हमारे मार्जिन्स में हमारे पास 10 से 15% का एक बफर है, कि अगर कोई भी चीज़ थोड़ी हमारी हिल जाती है, या तो एक्सचेंज रेट हिल जाता है, या कुछ किसी कारण से प्राइसिंग जो हमने सोची है उस पर हम बेच नहीं पा रहे, तो अगर हमारे दिमाग में होता है कि हमें 20 से 25% मार्जिन पे एक प्रोडक्ट बेचना है, हमें विदेशी या ग्लोबल सेलिंग के लिए मिनिमम 40% एक मार्जिन डालना चाहिए। बिकॉज ये सारे जो कॉस्ट, अनएंटिसिपेटेड कॉस्ट होते हैं, स्पेशली अर्ली स्टेज बिजनेस के लिए, ये आपका बिजनेस बर्बाद कर सकते हैं। सो आई थिंक एक चीज़ एक फाउंडर को सोचनी चाहिए कि जो आपका मार्जिन स्ट्रक्चर है, उसके लिए ये आपको सब कुछ ब्रेक इन करना चाहिए। दूसरा जो एक फाउंडर को सोचना चाहिए या एक ब्रांड को सोचना चाहिए कि मैं कैसे ये सारे रिस्क किसी और पर डाल सकता हूँ। शिप रॉकेट जैसी कंपनियां क्या ये रिस्क मेरे लिए उठाने को तैयार हैं? एंड दिस इज़, और ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जैसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको हेल्प करती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और क्योंकि हम सिर्फ एक सेलर के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम हज़ारों सेलर्स के साथ काम करते हैं, हम ये रिस्क जो होता है इसको मिटिगेट कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेट है, हम आपका प्रोडक्ट ले जाकर
एक विदेश में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, आपको फुलफिलमेंट दे सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। कुछ दिनों पहले ये बातें चल रही हैं कि शायद इंडिया पे 500% टैरिफ लग जाएगा। Exactly. तो बहुत सारे फाउंडर्स अब मुझे बोल रहे हैं कि अब हम प्रोडक्ट वहाँ भेजेंगे, हमने पूरा ये बिज़नेस शुरू किया और अगर 500% टैरिफ लग गया तो हाँ, हर चीज़ का एक समाधान होता है। हाँ, टैरिफ लग सकता है, किसी 500 हो, 50 हो, 25 हो, हर बिजनेस पे इम्पैक्ट तो होता ही है। बट हम फॉर एग्जांपल शिपरॉकेट जैसी कंपनी आपका प्रोडक्ट सीधा ले जाकर यूएस में एज अ कंट्री स्टोर कर सकती है। तो आज का जो टैरिफ है आपको वो लगेगा। ये तो नहीं है कि आपने आज शिप से अपना गुड्स भरे और जब तक वो वहाँ पहुँचे सडनली आपका टैरिफ 50 से 500 हो जाएगा। सो ये अब एक इंडियन ब्रांड को आप बोलो कि जी आप अपना खुद का वेयरहाउस बनाओ कहीं भी अमेरिका में और अपने गुड स्टोर करो, बहुत महंगा होता है। बट बिकॉज हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम हज़ारों ब्रांड के साथ काम करते हैं, हम 50 स्क्वायर फुट की जगह भी एक ब्रांड को देके उनके प्रोडक्ट स्टॉक कर सकते हैं। तो आपका रिस्क कम हो गया। आपने अपने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डेस्टिनेशन में रख लिए। फॉर एग्जांपल अब लेट से बहुत सारे ब्रांड्स थे, अमेरिका हमारे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट रहा है, सबसे बड़ा रहा है रादर। यूरोप, यूके छोटे मार्केट्स रहे हैं इन कंपैरिजन। अब जब टैरिफ्स लगे इंडिया पे पिछले साल, तो सारे इंडियन सेलर्स ने बोला कि अब हमें ना थोड़ा डिवर्सिफाई करना, वही वर्ड वापस आ रहा है, डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है सब बहुत खुश होते हैं। तो सब बोल रहे हैं अमेरिका इतना बड़ा मार्केट है, हमें और क्यों जाना। अब सब लोगों ने यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई ऐसे मार्केट्स ढूंढने की तलाश की है। अब जब आप नया मार्केट लॉन्च करना चाहते हो तो अगेन इट इज़ अ कॉस्टली, मतलब 1-2 साल लग जाते हैं और बहुत पैसा लगता है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो आपके प्रोडक्ट्स आपसे खरीदेंगे और आपकी मार्केटिंग आपके लिए करेंगे इन देशों में। जब तक आप अपना खुद का बिजनेस बनाओगे, ये प्लेटफॉर्म्स आपकी मदद करते हैं इन कंट्रीज़ में लॉन्च करने के लिए। शिपिंग, लॉजिस्टिक्स आप शिपरॉकेट से किसी भी देश में भेज सकते हो, सिर्फ अमेरिका नहीं, सिर्फ यूरोप नहीं। तो वो आपका एक प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है। तो जब आप एज अ फाउंडर, जब आप ये सारी चीज़ें सोचते हो कि ग्लोबल सेलिंग के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा रिस्क कम हो जाए, सबसे ज़रूरी है आपको अपना मार्केट देखना चाहिए और मार्केट में देखना चाहिए कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। और दूसरा, आपको ऐसे कंपनीज के साथ काम करना चाहिए जो आपको सिर्फ एक देश या एक मार्केट में जाने में हेल्प नहीं करती, आपको पूरी ग्लोबल प्लेटफॉर्म देती हैं कि आप किसी में देश में बेचना चाहे हो। तो ये नहीं है कि आज मैं इनके साथ काम करूंगा, कल इनके साथ काम करूंगा और इवेंचुअली आप 10 देशों में बेच रहे हो तो आप 10 कंपनियों के साथ काम कर रहे हो। तो आई थिंक एज अ फाउंडर ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपका जैसे हम बात करते हैं फ्रेट की, फ्रेट कॉस्ट हर महीने 5-7% ऊपर नीचे होते जा रहे हैं पिछले 1 साल से। अब एक प्लेटफॉर्म जैसा शिपरॉकेट है, हम अपने रेट 3 से 6 महीने में ही चेंज करते हैं। तो आपको एक सर्टेनिटी होती है कि हर महीने मेरा रेट नहीं बढ़ जाएगा। अगर आज 100 रुपये देने थे तो कल 110 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। सो देर इज़ सम लेवल ऑफ क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो आपको मिलती है, एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें 5 से 7 साल पहले इंडिया में थी नहीं, बहुत ही मुश्किल था। 5-7 साल पहले अगर आपको कुछ भी काम करना था ग्लोबल, अगर आप एक बड़े जो हम बोलते हैं एंटरप्राइज ब्रांड हो, एक्सपोर्टर हो, तो आपके पास टीम्स होती हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हो। मगर आज की डेट पे आप 5 लोगों की कंपनी हो, मेरे जो ज़्यादातर सेलर होते हैं वो एसएमबी होते हैं। बिकॉज शिपरॉकेट एज अ प्लेटफॉर्म एसएमबीज के साथ काम करता है। हमारे जो टॉप सेलर्स हैं सर, आप बिलीव नहीं करोगे, 5 से 7 लोगों की टीम होती है और ऐसी सेल कर रहे होते हैं दुनिया भर में जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उनको सारा फोकस एक ही चीज़ पे गया होता है कि प्रोडक्ट अच्छा बनाया है और प्राइसिंग अच्छी की है और सबसे ज़रूरी मार्केट समझा है, किसको बेच रहे हैं, किस प्राइस पे बेच रहे हैं, ये समझाया है उन्होंने। तो आपकी बातों से 2 बात तो मुझे समझ आई। एक तो आप और लोगों के कंधे का बोझ हल्का कर रहे हैं, और दूसरा ये कि सही बात है कि आज बंद कमरे से भी लाखों करोड़ों के बिजनेस हो रहे हैं जो दुनिया में किसी को पता नहीं होता, लेकिन वो बड़ा ही बड़ा खेल कर रहे होते हैं। एक करंट इशू आपने रेज किया, लेकिन इसके साथ इंडिया जो है कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहा है। तो फाउंडर्स के लिए, लोगों के लिए जो विदेशों में अपना बिजनेस करना चाहते हो, उनके लिए ये सारी चीजें, जो डाइवर्सिफिकेशन की आपने बात की, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो ये चीजें कैसे मदद कर सकती हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कदम उठाएगी? जी बहुत मदद करेंगी। जब एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है आदर्श जी, हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब वो साइन होने से उसका इफेक्ट में आने में एक टाइम होता है। तो अभी बहुत सारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुई है, मगर फॉर एग्जांपल यूएई, हमारी एफटीए पहले से साइन हुई हुई है। एंड हमने देखा है कि इंडियन ब्रांड्स के लिए अब यूएई में बेचना बहुत आसान हो गया है। आज की डेट पे हमारे सेलर से सबसे ज़्यादा क्वेरीज मिडल ईस्ट के लिए आती हैं, जो 2 साल पहले नहीं था। 2 साल पहले सब अमेरिका ही पूछते थे।
बट FTA जो हमारा UAE के साथ है, बहुत सारे सेलर्स हैं वो बोलते हैं हमें अपना अब एक जो ग्लोबल सेलिंग हब है, हम इंडिया में तो एक रखते हैं, बट हम यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट के लिए क्या दुबई या शारजा या अबू धाबी, क्या हम एक और हब वहाँ बना सकते हैं? क्यों? क्योंकि FTA ने ये बहुत आसान कर दिया है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एक रियल इम्पैक्ट लाती है हमारी ज़िंदगी में, बट जो नई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे साइन हुई हैं और जो साइन हो रही हैं, उनको इफेक्ट में आने में थोड़ा टाइम लगता है। UAE इज समथिंग जो एक FTA पहले साइन हुआ था, तो हम उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी देख रहे हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें ग्लोबल सेलिंग को आसान बनाएंगी, बट अभी शुरुआत है, राइट? तो अभी फॉर एग्जांपल यूरोप की FTA साइन होएगी तो एक बहुत बड़ी बाधा कम होएगी, क्योंकि यूरोप में बेचना पर्टिकुलरली हार्ड है, क्योंकि वहाँ के कंप्लायंस जो होते हैं एक सेलर के लिए बहुत मुश्किल है। आज की डेट पे एक कोई भी प्रोडक्ट जैसे FMCG प्रोडक्ट या पर्सनल केयर प्रोडक्ट बोलते हैं, यूरोप में बेचना आई बिलीव सबसे टफ वो है कंप्लायंस वाइज। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो इंडिया से बहुत बिकती है बाहर, राइट, एक प्रोडक्ट है जिसकी बहुत डिमांड है, US में बहुत डिमांड है, UAE में बहुत डिमांड है। अब हम इस डिमांड को यूरोप, कनाडा वगैरह में भी देख रहे हैं, एंड FTA आने से इसको वहाँ बेचना आसान हो जाएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी थोड़ी आसान हो जाएगी। हाँ, यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन बड़े बड़े चैलेंजेस की हमने बात की, लेकिन कुछ ग्राउंड चैलेंजेस भी हैं। चाहे आपकी कस्टम की बात हो, या फिर लैंड कॉस्ट की बात हो, या फिर कोई प्रोडक्ट दुनिया में बिका तो फिर उसे रिटर्न करना हो, या कोई कंप्लेन है, तो उसे कैसे इन सब चीज़ों को लेकर इस परेशानी का समाधान, और शिप रॉकेट एक्स कैसे मदद करता है इसमें? तो आदर्श जी, बहुत सारी ऑन ग्राउंड चैलेंजेस होते हैं ग्लोबल सेलिंग में। मैं एक चैलेंज की बात करता हूँ, जो सबसे बड़ा चैलेंज है रिटर्न्स। और ये एक ऐसा चैलेंज है जो मेरे हिसाब से ग्लोबल ई-कॉमर्स पे एक रोक लगाया हुआ है इंडिया की वजह से। इंडिया की वजह से नहीं, इंडिया के केस में। क्योंकि कोई भी जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं एक विदेशी कस्टमर को, अगर हम रिटर्न्स नहीं ऑफर करते, तो जो उस प्रोडक्ट की कन्वर्जन होती है प्लेटफॉर्म्स में, वो 1/3 या 1/4 हो जाती है। क्योंकि जो एक ओवरसीज कस्टमर है वो खरीद रहा है प्रोडक्ट, कहीं दूर से आना है, टाइम लगेगा आने के लिए, तो उनको इतना ट्रस्ट चाहिए होता है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगे तो हम ये वापस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंडियन सेलर्स रिटर्न्स ऑफर कर नहीं पाते, क्योंकि जो पूरा ऑन ग्राउंड रियलिटी ऑफ वो प्रोडक्ट वापस इंडिया में लाना इज वाइल हमारा लॉ हमें अलाउ करता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड बहुत अलग है। तो मोस्ट सेलर्स बोलते हैं या तो हम रिटर्न्स नहीं लेंगे, या जब वो रिटर्न्स आते हैं तो वो उसको डेस्टिनेशन पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि वापस लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एज शिप रॉकेट इसका क्रेडिट नहीं लूँगा, ये हमारी भारत सरकार का क्रेडिट है। उन्होंने ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब नाम का एक प्लान लॉन्च किया है, फैसिलिटी लॉन्च की है, जिसमें शिप रॉकेट के पास भी एक दिल्ली में ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब हमने लॉन्च किया है। अब इस पूरे एक जो प्लान है या एक जो फैसिलिटी है, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आप एक्सपोर्ट ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब से करोगे और इसके लिए सेलर को कुछ अलग पैसे नहीं देने पड़ते, तो वापस जब आपको रिटर्न लेना है, आप बहुत आसानी से वापस इस फैसिलिटी में ला सकते हो। क्योंकि जब आप रिटर्न सोचते हो, जो सबसे बड़ा एक जो इशू होता है, जो कस्टम्स के दिमाग में होता है, फॉर एग्जांपल, कि जो हमने भेजा क्या वही चीज़ वापस आ रही है, कि वहाँ भेजा कुछ और वापस कुछ आ रहा है। तो स्मगलिंग और कस्टम्स इवेशन जैसी चीज़ों को वो कर्ब करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत टाइटली इसको रेगुलेट करते हैं। बट एक ई-कॉमर्स हब की फैसिलिटी के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि हमारी गारंटी है, हमें पता है हमने क्या भेजा है इस फैसिलिटी से, और हम ही आपको वेरीफाई करके देंगे कि ये वही प्रोडक्ट है जो वापस आया है। सो अगर जैसे एक सिंपल रिटर्न्स का ही आप बॉटलनेक अगर ख़त्म कर दें, तो इंडियन सेलर को बाहर स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब में अपना प्रोडक्ट रख सकते हो, बाहर कस्टमर को भेज सकते हो। अगर किसी कारण रिटर्न हम देखते हैं 5 से 8% रिटर्न्स आते हैं, कस्टमर्स रिटर्न करते हैं प्रोडक्ट, आप वापस ला सकते हो। बट सबसे बड़ा इसका ये इम्पैक्ट होता है कि जो आपकी कन्वर्जन होती है, अगर 100 लोग आपका प्रोडक्ट देखते हैं किसी वेबसाइट पे और 7 या 8 खरीदते हैं, वो ऑटोमेटिकली नंबर डबल ट्रिपल हो जाता है जब आप रिटर्न्स इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक सिंपल ऑन ग्राउंड चैलेंज है जो अभी सॉल्व हो रहा है, और जब ये सॉल्व हो जाएगा आई थिंक सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा एक ऑन ग्राउंड चैलेंज है कि जब आप एक एक्सपोर्ट करते हो, एंड आदर्श जी, ये जब मैं इस बिजनेस में घुसा 2022 में शिप रॉकेट एक्स में, आई कैन ओनली से आई वाज शॉक्ड कि इतने चैलेंजेस होते हैं एक प्रोडक्ट को बाहर बेचने में, और जब पेमेंट आपके अकाउंट में आती है इंडिया में, उसको रेकनसाइल करने में। क्योंकि अगेन गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करना चाहती है कि बाहर से पैसा किसी इलीगल काम के लिए तो नहीं आ रहा। Exactly. तो वाइल तो एकदम जो ऑब्जेक्टिव है वो एकदम क्लियर है। बट अब एक छोटा सेलर अमेजोन या ईबे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचता है,
लेट्स से वो $200 का प्रोडक्ट बेचता है, वो $200 उसके अकाउंट में आ जाते हैं। उस $200 को सेट ऑफ करने के लिए और ताकि उसके आगे कोई इंक्वायरी ना हो, उसको बैंक से सर्टिफिकेट चाहिए होती है, उसे शिपिंग कंपनी से सर्टिफिकेट चाहिए होती है, और उसे फाइनली जो गवर्नमेंट है उससे एक सर्टिफिकेट चाहिए होती है कि मैंने बेचा, ये प्रोडक्ट बेचा और उसके अगेंस्ट ये पैसे मेरे अकाउंट में आए। हाँ। और ये एक बहुत ही स्कैरी चीज़ होती है एक छोटे सेलर के लिए कि अगर मैंने कुछ वायलेशन कर दी तो मुझे बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा। तो बहुत लोग बोलते हैं यार हमें तो ग्लोबल सेलिंग करनी नहीं जी, ये पंगा लेना ही नहीं, हमारे अच्छे धंधे चल रहे हैं इंडिया में, एक छोटे से मतलब धंधे के लिए हम क्यों ये रिस्क लें। हाँ। और अब EBRC जैसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, विच इज़ ऑनलाइन बिल ऑफ रिकन्सिलिएशन। तो ये सब चीज़ें आसान कर रही हैं कि आप ऑनलाइन ही ये सब कुछ कर लो। ऑलरेडी और बहुत सारे जो पॉलिसी चेंजेस की बात हो रही है एक सर्टेन लेवल तक, जैसे हमने GST रिफॉर्म देखा, GST रिफॉर्म ने बहुत बिजनेस करना पूरे इंडिया में आसान कर दिया, नहीं तो हर स्टेट का अलग सेल्स टैक्स था। आई बिलीव क्रॉस बॉर्डर सेलिंग में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स ऐसे आएंगे जो आपके लिए बेचना आसान कर देंगे। वह जो हम एकदम डर के बोलते हैं ना कि ये पैसे आ गए बाहर से, अब हम क्या करें, ये जो एक चैलेंज है सेलर के माइंड में वो खत्म हो जाएगा। मैं आखिर के 2 सवाल आपसे समझना चाहूंगा छोटे छोटे। एक तो ये, क्योंकि आपकी कंपनी एक टेक लेड कंपनी है, तो कैसे इंडियन ब्रांड्स को उनकी ग्लोबल फुलफिलमेंट को आप टेक के जरिए से करते हैं? और दूसरा ये कि बहुत सारी और भी परेशानियां आती हैं और इन सब के बीच में जो अपना सिर ऊंचा करके खड़ा है व्यक्ति कि हाँ दुनिया में बेचना है, तो उसे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो फाउंडर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो चाहती हैं, जो ब्रांड्स हैं कि हम दुनिया भर में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर पहले सवाल का मैं ये जवाब दूंगा कि जो एक शिपरॉकेट, जैसे आपने बहुत करेक्टली कहा, हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। Exactly. बहुत लोगों को लगता है हम लॉजिस्टिक्स कंपनी है क्योंकि हमारे नाम में शिप है, शिपरॉकेट। मगर हम एक लॉजिस्टिक्स टेक कंपनी है। उसका ये मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू लॉजिस्टिक्स को इनेबल करते हैं। एंड इसमें जो सबसे बड़ा आई थिंक फ़ायदा जो होता है इसके, टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसपेरेंसी देता है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमारे आने से पहले क्रॉस बॉर्डर की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ आपके लिए, मैं देखता था जिन सेलर्स के साथ हम आज काम करते हैं, छोटे सेलर, बड़े सेलर, कोई भी पैकेट फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका भेज रहा है आधे किलो का पैकेट, मैं जब मार्केट में जाके सर्वे करता था, कई लोग एक आधे किलो के पैकेट के लिए 2800 रुपये दे रहे होते थे, कई लोग 2200 रुपये दे रहे होते थे, कई लोग 1800 और कई लोग 1100 भी दे रहे होते थे। अब मैं मानता हूँ कि शायद जो इंसान या बिजनेस 1100 रुपये दे रहा है, उनकी वॉल्यूम ज़्यादा है, वो बड़ा बिजनेस है, वो निगोशिएट कर पा रहे हैं। मगर 2800, 2200, 1800 इतना वेरिएंस होना, ये नहीं था कि बिजनेस का स्केल इन सेलर्स का ज़्यादा था, ये था कि जितना पैसा ले सको मार्केट में आपने पैसा ले लिया। शिपरॉकेट जैसी कंपनी एक ट्रांसपेरेंसी लाती है मार्केट में, एक फिक्स रेट लाती है। तो टेक्नोलॉजी कंपनी क्या है कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को प्लान करने में आसानी हो जाती है कि मुझे पता है कि मेरा कॉस्ट ये रहने वाला है। तो एक टेक्नोलॉजी का जो फ़ायदा है वो कि इंडिया के किसी भी कोने में, अब ये नहीं है कि अगर आप दिल्ली में हो और यहाँ बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं जो बाहर सामान ले जा रही हैं तो आपको 1500 रुपये का रेट मिलेगा, और अगर आप किसी छोटे शहर में हो जहाँ शायद एक लोकल आदमी है जो कुरियर उठा रहा है, वो आपको 2800 रुपये का रेट लेगा। क्यों? क्योंकि आप में आप जाके देख सकते हो कि एक ही रेट है, आप कहीं से भी उठाओ, भुवनेश्वर हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, कहीं भी हो, एक ही रेट पे आप भेज सकते हो। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी एक इस चीज़ में हेल्प करता है। दूसरा जो टेक्नोलॉजी बिल्ड करता है सर, ट्रस्ट। ट्रस्ट सिर्फ सेलर के लिए नहीं, ट्रस्ट कंज्यूमर के लिए भी। बिकॉज जब आप एक प्रोडक्ट इंडिया से भेजते हो, वो कंज्यूमर को जब मिलता है उधर, तो वो 8 से 10 दिन की एक जर्नी होती है। कई शहरों, कई देशों में 2 से 3 दिन में पहुंच जाता है, कई देशों में 8 से 10 दिन लगते हैं। बट उस पीरियड में कस्टमर वेट कर रहा है। एंड टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे शिपरॉकेट क्या है, वो ट्रस्ट मेंटेन करता है, पूरे कस्टमर को ट्रैकिंग और ट्रांसपेरेंसी की विजिबिलिटी देता है। अगर पैकेट कहीं रुक जाता है कस्टम्स या कहीं भी, वो उनको बताता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप एक ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन देखें तो मेरा मानना है, और हमने बहुत हज़ारों लोगों का सर्वे किया है कस्टमर्स का, कि आपका जो आप एक बोलते हो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस और बुरा एक्सपीरियंस जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं, क्या डिटर्मिन करता है। और यूनिफॉर्मली 3 चीज़ें बाहर आती हैं। सबसे पहले जो चीज़ डिटर्मिन करती है कि प्रोडक्ट कैसा है, वो अंडरस्टूड है कि वो प्रोडक्ट उनको पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद नहीं आया, उनको लगा सस्ता प्रोडक्ट है, ख़राब क्वालिटी है, तो उनको लगता है कि उनका ई-कॉमर्स एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। दूसरी जो चीज़ है वो है कि जब वो प्रोडक्ट उनके पास डिलीवर हुआ,
वो किस हालत में डिलीवर हुआ, क्या वो पैकेजिंग अच्छी थी, क्या वो टूटे फूटे तरीके में आया, जिस पर्सन ने उनके यहाँ डिलीवर किया क्या वो पर्सन एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा कि उस पर्सन ने 5-10 बार फ़ोन करके उनको हैरेस कर दिया। और तीसरी चीज़, अगर उनको रिटर्न करना पड़ा तो कितना स्मूथली सेलर ने उनके पैसे वापस किए और वो अपना प्रोडक्ट वापस भेजे। ये 3 चीज़ें हमने देखा है। एक ई कॉमर्स एक्सपीरियंस या एक कस्टमर सबसे ज़्यादा इन 3 चीज़ों को अहमियत देता है अगर वो बोलेगा कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा या बुरा रहा। एंड इन तीनों चीज़ में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले प्रोडक्ट, तीनों चीज़ें मैं बोलूँगा, 2 में बोलूँगा। प्रोडक्ट तो एक सेलर के हाथ में है, एंड आपने एक बोला ना मैं क्या एडवाइस करूँगा एक किसी भी सेलर को, सबसे ज़्यादा फोकस अपने प्रोडक्ट पे दीजिए। क्योंकि बाकी को आप पैकेजिंग कितनी भी अच्छी कर लो, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो एज अ सेलर, एज अ ब्रांड, आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने प्रोडक्ट पे करना चाहिए कि मैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे बाहर बेच सकूँ। और बाकी जब हम लॉजिस्टिक्स और एक्सपीरियंस ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं, हम रिटर्न्स की बात करते हैं, दैट इज़ वेयर टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक शिपरॉकेट आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस देता है। जब प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये कर रहे हैं, मेक श्योर आप इन प्लेटफॉर्म्स का एडवांटेज लीजिए। हम हैं, कोई और भी हो, बहुत सारी कंपनीज इसमें हेल्प करती हैं। मैं नहीं बोल रहा कि शिपरॉकेट सिर्फ एक कंपनी है जो ये करती है, बट इन प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज कीजिए ताकि आप अपना टाइम अपने बिजनेस में लगा सकें, अपने प्रोडक्ट में लगा सकें। आप अपना टाइम अगर हर चीज़ में खर्च करना शुरू कर देंगे तो आप अपना कोर बिजनेस जो है उस पर आप मार खा जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच अक्षय सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने जो बड़ी बातें कही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग देख रहे हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि आपको एक बात जो यहाँ से सीखनी चाहिए वो ये है कि आप अपने बिजनेस को, अगर ये लॉजिस्टिक वाली बात और शिपिंग वाला जो ये सब चीज़ों का आप अपने कंधे पर जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो बाकी उनका काम है कि आप मेहनत करिए, अपने प्रोडक्ट को बनाइए और उसे ग्लोबल कम्पीट करवाने के लिए हम बैठे हैं, हम आपकी मदद के लिए हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि अब वो ज़माने लद गए हैं जब आपका प्रोडक्ट किसी एरिया तक सीमित रहे। अब पंख लग गए हैं, उड़ान भरने का समय है, और यही समय है, सही समय है। तो इसलिए आप उसे इंटरनेशनली, ग्लोबली पहुंचा सकते हैं। और अक्षय सर ने बहुत सारी बातें की। उम्मीद है कि आपको ये कन्वर्सेशन अच्छी लगी हो। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आदर्श।